हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, साउंड एंड हेल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड। आप तो बड़े इंथुसियाज्म से, बड़े ही पेशेंस से, बड़े ही मोटिवेशन से क्लास लेने के लिए आते हैं और उसको चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। उससे हमें भी एनर्जी मिलती है, हमें भी आपके लिए नए नए वीडियो अपलोड करने का मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि नहीं, हमारे स्टूडेंट्स बड़े ही सीरियस हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। और इसीलिए मैं भी आपके करियर के लिए लगातार कोशिश में लगा रहता हूँ, क्योंकि आप कुछ बनेंगे, आपको सफलता मिलेगी तो उसमें मुझे भी खुशी होगी। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन बहुत दिन से मेरे माइंड में उठ रहा था। मैंने सोचा आज क्यों ना आपसे साझा कर लूं, क्यों ना आपसे उसकी शेयरिंग कर लूं, क्योंकि भाई टीचर तो स्टूडेंट से ही शेयर करता है ना अपने प्रॉब्लम्स को। किससे शेयर करेगा? पढ़ाई की प्रॉब्लम तो हम स्टूडेंट से ही शेयर करते हैं ना। क्वेश्चन ये उठ रहा था स्टूडेंट्स कि क्या न्यूटन का सेकंड लॉ हमेशा होल्ड करता है? क्या हमेशा वैलिड होता है? क्या हमेशा होल्ड ट्रू होता है? क्या हमेशा सत्य पाया जाता है कि कभी इनवैलिड भी हो जाता है, कभी गलत भी हो जाता है? क्या न्यूटन साहब भी कभी फेल हुए थे? हाँ, फेल हुए थे। आज वही मैं बताऊंगा कि हमारे न्यूटन साहब कब फेल हुए थे, उनका लॉ कब फेल होता है, कहाँ उनका लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो आज आप सुनेंगे यूके के जुबानी न्यूटन की कहानी। तो देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ कहाँ फेल होता है, कहाँ इनवैलिड होता है, ये हम डिस्कशन करेंगे। चलो देखते हैं। इधर देखिए, हेडिंग है आपकी, इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑलवेज वैलिड? क्या न्यूटन का सेकंड लॉ हमेशा वैलिड है, हमेशा ट्रू होता है, हमेशा सच होता है, सभी बॉडी पर एप्लीकेबल होता है, सभी केसेज में एप्लीकेबल होता है, कि कहीं फेल भी हो जाता है, कि कहीं नहीं भी एप्लीकेबल होता है? ये क्वेश्चन है जो कि हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। चलो देखते हैं। ओके, चलो स्टेप 1 में बात करते हैं। स्टेप 1 में है केस 1। स्टेप 1 में है केस 1। अब केस 1 में देखिए, F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। ये न्यूटन सेकंड लॉ से है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उस पर अप्लाई किए गए नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। किसी भी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उस बॉडी पर अप्लाई किए गए नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। एक्सटर्नल का मतलब जो उस बॉडी को छोड़ करके कोई बाहर दूसरी बॉडी बाहर से सराउंडिंग से उस पर लगा रही हो, ये मतलब हुआ एक्सटर्नल का। क्योंकि इंटरनल फोर्सेज जो होते हैं, आपस में जो फोर्सेज लगते हैं वो इंटरनल फोर्सेज होते हैं, उनका वो न्यूटन सेकंड लॉ में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, उनको हम शामिल नहीं करते हैं। हमेशा आपको बताया था बच्चों कि दो बातें फोर्स में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक कि कोई फोर्स किस बॉडी पर अप्लाई हो रहा, किसके द्वारा अप्लाई हो रहा, मीन्स वो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा, किस पर अप्लाई कर रहा है। ओके, तो मीन्स जिस बॉडी की हम स्टडी करते हैं उसको छोड़ करके बाकी अदर बॉडी जो उस पर फोर्स लगाती हैं वो कहलाता है आपका एक्सटर्नल फोर्स। और वो बॉडी खुद पर ही जो फोर्स लगाती है वो कहलाता है इंटरनल फोर्स। जैसे हम अपने हाथ से ही अपने बाल को नोचें और अपने पर हम न्यूटन न लगाएं, तो ये हमारा फोर्स जो हम अपने हाथ से अपने बालों को नोच रहे हैं, खींच रहे हैं, ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा। लेकिन आप में से कोई स्टूडेंट आए मुझे पुश करे तो वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ में हम केवल एक्सटर्नल फोर्सेज को शामिल करते हैं, इंटरनल फोर्सेज को नहीं। मीन्स जिस बॉडी की स्टडी कर रहे हैं उसको छोड़ करके अदर बॉडी जो उस पर फोर्स अप्लाई करती हैं उसको शामिल करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये भी देख लेना है आपको कि कौन सी बॉडी फोर्स अप्लाई कर रही, किस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है ना। तो जिस बॉडी की आप स्टडी करेंगे उसी पर जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा उन्हीं को आप कंसीडर करेंगे। चलो देखिए, तो ये है F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ डेल्टा को डेल्टा भी पढ़ते हैं, डेल भी पढ़ते हैं। डेल्टा उसी क्वांटिटी के सामने लगता है बच्चों
जिसमें चेंज होता है, जिसमें हमें चेंज को कंसीडर करना होता है। यहाँ हम किस में चेंज को कंसीडर कर रहे हैं? मोमेंटम में। तो मोमेंटम के सामने डेल्टा पी लगा। अगर यही चेंज हमें मास में करना होता तो मास के सामने डेल्टा एम लगता। यही चेंज अगर हमें डिस्प्लेसमेंट करना होता तो डिस्प्लेसमेंट के सामने लगता। यही चेंज अगर हमें वेलोसिटी में करना होता तो वेलोसिटी के सामने डेल्टा लगता। तो डेल्टा या डेल इसको दोनों पढ़ते हैं, चाहे आप डेल्टा पढ़ो या डेल, तो डेल्टा या डेल उसी के सामने लगता है जिसमें चेंज निकालना होता है। तो हो गया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा ये हो गया और पी बराबर होता है यम इंटू वी, मीन्स लीनियर मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या? मास इंटू वेलोसिटी। अब आप इस फॉर्मूले में देखिए, यहाँ पर डेल्टा दोनों के पहले लगा है, मास के भी पहले और वेलोसिटी के भी पहले। देखिए मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है और अपॉन ये चेंज इन टाइम है, जिसको टाइम इंटरवल आप कहते हो। अब यहाँ पर देखिए, ये मोमेंटम जो है 3 तरीके से चेंज हो सकता है। या तो मास में चेंज हो जाए, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, या तो वेलोसिटी में चेंज हो जाए, मास कांस्टेंट रहे, या मास और वेलोसिटी दोनों में चेंज हो। क्या हो? दोनों में चेंज हो। मीन्स 3 तरीके से मोमेंटम आप चेंज कर सकते हैं। मोमेंटम को चेंज करने के 3 मेथड्स हैं। क्या? या तो मास में चेंज कर दो, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, या तो वेलोसिटी में चेंज कर दो, मास कांस्टेंट रहे, या तो मास और वेलोसिटी दोनों चेंज कर दो। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये कैसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। अरे किसी चीज का मास तो कांस्टेंट ही रहता है। अगर अभी हम 40 kg के हैं तो क्या हम चलने लगेंगे तो 50 kg के हो जाएंगे? हाँ, आपकी बात भी सही है बेटा, हम भी ऐसा सोचते थे, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। हर केस में ऐसा नहीं है। मास भी चेंज होता है, ठीक ना? मास भी चेंज होता है, मास हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कब ऐसा होता है, जरा बताओ, एग्जाम्पल बताओ। चलो मैं एग्जाम्पल भी बताता हूँ, सुनो। अच्छा, जरा एक रॉकेट का केस देखो। रॉकेट में क्या होता है? रॉकेट कई स्टेज में बने होते हैं और उन हर एक स्टेज में ईंधन या फ्यूल भरा होता है। जब रॉकेट के एक स्टेज का फ्यूल बर्न हो जाता है, बर्न होकर के उसमें से अलग हो गया, तो उस रॉकेट का मास कम हो गया, अब उसकी स्पीड बढ़ जाती है। फिर अगले स्टेज का फ्यूल बर्न होता है, फिर उसमें से अलग हो गया, फिर मास कम हो गया, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। तो ये बताइए, अब बताओ कि क्या रॉकेट का मास कांस्टेंट है? नो। वेरी गुड, जीनियस स्टूडेंट, क्योंकि आप जीनियस सर से पढ़ते हो, ठीक ना? जीनियस स्टूडेंट। हाँ, मास कांस्टेंट नहीं है रॉकेट का। अच्छा बताओ, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो रॉकेट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना तो मास कांस्टेंट है और ना वेलोसिटी कांस्टेंट है, दोनों के दोनों चेंज हो रहे होंगे। अच्छा तो बताओ कि रॉकेट की स्टडी करना चाहते हो बच्चों, तो क्या आपको दोनों में चेंज लेना पड़ेगा कि नहीं? मास और वेलोसिटी में, दोनों में, तब न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर पाओगे कि नहीं? हाँ, कर पाओगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक ना? ब्रिलियंट स्टूडेंट हो आप। इसका मतलब जब भी आपको रॉकेट की स्टडी करना होगा तो आपको न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करने के लिए रॉकेट में मास का चेंज भी देखना पड़ेगा, उसमें वेलोसिटी का भी चेंज देखना पड़ेगा, दोनों का चेंज देखना पड़ेगा, तब न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करोगे। तो वैसे केसेज जहां पर मास और वेलोसिटी दोनों के चेंज को हमें देखना पड़ता है, वहां पर न्यूटन सेकंड लॉ को कहते हैं जनरल लॉ। क्या बोलते हैं? जनरल लॉ। मीन्स जहां पर हम मास और वेलोसिटी दोनों का चेंज देखते हैं, वहां पर न्यूटन सेकंड लॉ को हम जनरल लॉ बोलते हैं। तो जनरल लॉ वहां हम लेते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं। चलो ये बताइए, जब वर्षा होती है, रेनी सीजन में, जब ऊपर से रेन ड्रॉप्स चलती हैं तो ऊपर डस्ट पार्टिकल है, फाग है, एयर है और आपके तमाम उसके साथ शामिल हो जाते हैं, तो उस रेन ड्रॉप का मास क्या फिक्स रहता है? नहीं, मास चेंज होता जाता है। क्या? मास चेंज होता जाता है। तो वहां पर भी आप न्यूटन सेकंड लॉ डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि मास चेंज हो रहा है। अच्छा, थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। चलो
एक ट्रेन जा रही, क्या जा रही बच्चों, ट्रेन जा रही है। उसी ट्रेन से आपको बैठ करके आईआईटी में आपका सिलेक्शन हो गया, जा करके आईआईटी में एडमिशन लेना है। उसी ट्रेन से आपको जाना है, जिनका नीट में सिलेक्शन हो गया उनको एमबीबीएस ज्वाइन करने जाना है, ठीक ना। उसी नीट से जिनका आर्मी ऑप्शन हो गया उनको लेफ्टिनेंट बनने जाना है। अब एक ट्रेन जा रही है, उसमें उसका डिब्बा खुला हुआ है, उसका कोच ओपन है और बारिश लगातार हो रही है और वाटर उस डिब्बे में भर रहा है कंपार्टमेंट में। ये बताओ क्या उसका मास कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा। अब आपसे कहा जाए न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो, तो क्या ये वेरिएबल मास सिस्टम है ना, जिसमें मास चेंज हो उसे वेरिएबल मास सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको मास कांस्टेंट नहीं है, मास चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक ना। चलो, ये जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास में, देखो ऊपर एक छत है, क्या है, छत है, रूफ है। अब इसके ऊपर एक बालू का सैंड का ढेर लगा हुआ है। इस छत में एक छेद कर दिया गया, होल कर दिया गया और बालू लगातार सैंड गिर रही है। नीचे एक टेबल है और उस टेबल पर आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाना चाहते हो, तो क्या टेबल पर सैंड की क्वांटिटी बढ़ती जा रही होगी ना, बढ़ती जा रही होगी ना। तो फिर इस केस में मास कांस्टेंट नहीं होगा, मास चेंज हो जाएगा। अब भी न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो मीन्स आपको ये ध्यान देना है कि क्या मास कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है, ठीक ना। इन सारे एग्जाम्पल में मास जो है कांस्टेंट नहीं है, मास चेंज हो रहा है। तो न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने में आपको होशियार रहना होगा, होशियारी बरतनी होगी। तो न्यूटन्स लॉ आपको आंख मूंद के नहीं लगाना है, न्यूटन साहब भी फेल होंगे कहीं ना कहीं। चलो देखते हैं। अब यहाँ से दो केसेस देखिए। अब यहाँ पर मोमेंटम तीन तरीके से चेंज हो सकता है। मास चेंज हो जाए, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। अब मास चेंज हो जाए, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, जो है ऐसा केस हो सकता है जैसे अभी हमने बताया कि एक ट्रेन है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, उसका एक डिब्बा या कंपार्टमेंट खुला हुआ है, बारिश हो रही है, उसमें पानी भर रहा है। अब वहां पर मास तो उस डिब्बे का चेंज हो रहा, ट्रेन का भी मास चेंज हो रहा, लेकिन वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। तो ये एग्जाम्पल हो गया मास चेंज हो रहा जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लें, वी चेंज हो रहा हो, मास कांस्टेंट है। आपको अपनी इस बाइक चला रहे हो और बाइक को कभी तेज कभी धीमा कर रहे हो। अब आपका प्लस बाइक का मास तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा, अब ये रॉकेट वाला केस लिया कि रॉकेट में मास भी चेंज होता है, वेलोसिटी भी चेंज होती है, दोनों चेंज होता है। तो ये तीन तरीके हैं जिनसे किसी चीज का मोमेंटम चेंज हो सकता है, ठीक है, जिनसे किसी चीज का डेल्टा पी चेंज हो सकता है। अब इन तीनों में से हमें देखिए पहला केस लेते हैं। इफ यम इज कांस्टेंट, हम मान लें कि मास कांस्टेंट है, मीन्स बॉडी का मास नहीं चेंज हो रहा है, मास फिक्स है। जैसे आप है, आप चल रहे हो तो आपका मास फिक्स है। तो अगर हम मास को कांस्टेंट मान लें, अब देखिए डेल्टा एम बी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम बी बराबर जो चीज कांस्टेंट होती चेंज नहीं होती वो तो बाहर आ जाती है डेल्टा के। तो देखिए डेल्टा के बाहर आ गया तो यम डेल्टा वी हो गया है। क्या हो जाएगा, यम डेल्टा वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यम डेल्टा वी हो जाएगा। तो जब भी मास कांस्टेंट हो उस केस में अगर आप चेंज इन मोमेंटम लिखोगे डेल्टा यम इंटू वी, तो यम बाहर आ जाएगी, यम डेल्टा वी हो जाएगा। अब आप न्यूटन्स का सेकंड लॉ अप्लाई करोगे तो ये इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो हो जाएगा डेल्टा पी बराबर हो जाएगा यम बी अपॉन डेल्टा टी, यम बी अपॉन डेल्टा टी। तो यम को बाहर ले लीजिए आउटसाइड में, क्योंकि मास कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रही, वेलोसिटी, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या है बच्चों, ये एक्सेलरेशन है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, आप में से कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे, जब आप बाइक चलाते हो और किसी को देखते हो स्टंट दिखाने के लिए एक्सेलेरेटर लेते हो, धूम करते हो, तो आपकी स्पीड बढ़ती है, तो वहाँ एक्सेलरेशन आ रहा है। किसी को देखते हो ब्रेक से अप्लाई करते हो तो वहाँ पर वेलोसिटी आपकी चेंज होती है, वहाँ पर एक्सेलरेशन आ रहा है। तो जहाँ कहीं वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो वहाँ पर एक्सेलरेशन आता है। तो वेलोसिटी के चेंज होने को एक्सेलरेशन कहते हैं, मींस यूनिट टाइम में वेलोसिटी के चेंज होने को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या है, एक्सेलरेशन है। क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब आप देखिए तो न्यूटन्स का लॉ आ जाएगा, यम इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब दूसरा केस,
अगर मास चेंज हो रहा हो तो मास चेंज होगा किसमें, रॉकेट में चेंज होगा, वाटर ड्रॉप्स में चेंज होगा। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था कि कोई एक पानी की बूंद या रेन ड्रॉप नीचे गिर रही है और एटमॉस्फेयर में कोहरा भी है, फाग है, डस्ट पार्टिकल है, कार्बन पार्टिकल है, सब उससे जुड़ते जाएंगे तो उसका मास चेंज होता जाएगा। तो वाटर ड्रॉप का केस हो गया, ट्रेन वाला केस हो गया, रॉकेट वाला केस हो गया, जहां पर मास और वेलोसिटी दोनों चेंज हो। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब यहां पर दोनों में चेंज हमें लेना पड़ेगा। देखिए यहां डेल्टा एम भी है, तो पहले हम क्या करेंगे, मास को कांस्टेंट मान लेंगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे। मास को कांस्टेंट मान लिया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिखा, मीन्स पहले मास को कांस्टेंट मान लिया हमने, वेलोसिटी में चेंज लिया, फिर वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लेंगे, मास में चेंज लेंगे, तो ये लिखा जाएगा यम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी प्लस वी डेल्टा यम अपॉन डेल्टा टी। ये क्या है, ये है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये एक्सेलरेशन है। ये है वेलोसिटी इनटू चेंज इन मास अपॉन टाइम, तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। तो अब देखिए ये जो फॉर्म है इसको जनरल लॉ बोलते हैं। तो जब न्यूटन सेकंड लॉ इस फॉर्मेट में लिखा जाता है तो इसको बोलते हैं जनरल सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। लेकिन अगर यहाँ पर मास कांस्टेंट हो जाए, ये चीज अगर जीरो हो जाए तो उसको स्पेशल केस बोलने लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, यफ होता है। क्या होता है, यफ होता है। तो यफ इक्वल टू आ गया यम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी और प्लस आ गया वी डेल्टा यम अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों के नाम देखिए। ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ये एक्सेलेरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलेरेशन होता है, तो मास इनटू एक्सेलेरेशन ये एम ए आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है v इंटू डेल्टा यम अपॉन डेल्टा टी, इसका एक स्पेशल नाम है, इसको थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। तो आपका ये आ जाएगा F इक्वल टू एम ए और प्लस थ्रस्ट, क्या आ जाएगा, थ्रस्ट। आप सोच रहे हो ये थ्रस्ट क्या होता है। सपोज कर लो कोई एक पाइप है, उसमें से पानी निकल रहा है। अब आप उसके जहाँ से पानी निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, वहां अपनी उंगली रख दीजिए तो आपकी उंगली पर एक फोर्स लगेगा, ऐसा लगेगा वो पुश कर रहा है, तो वो थ्रस्ट है। या कोई एक पाइप पकड़े हो, आप अपने बगीचे की सिंचाई कर रहे हो और उस पाइप में से पानी निकल रहा है, आप पाइप को पकड़े हुए हो, होज पाइप बोलते हैं, तो आप ऊपर फोर्स लगेगा तो वो उस समय थ्रस्ट कहलाएगा। या मान लो कोई रॉकेट है, जमीन से वो पहली बार जब उड़ान भरता है तो ऊपर की ओर जो फोर्स लगा है अपने को ऊपर उठाने के लिए, वो थ्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, थ्रस्ट कहलाता है। या मान लीजिए कि आप मान लीजिए किसी पाइप से पानी निकल रहा है, इस दीवार पर गिर रहा है। अब दीवार पर गिरने पर दीवार पर जो फोर्स अप्लाई करेगा पानी के गिरने से, वाटर के गिरने से, वो थ्रस्ट कहलाएगा। तो ये आपका थ्रस्ट होता है। तो जहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके जो फोर्स आए वो थ्रस्ट कहलाता है। हाँ, लेकिन अगर मास कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म जीरो आ जाएगा, F इक्वल टू एम ए आ जाएगा, जो आप अभी तक पढ़ते आए हो, जो अभी तक आप पढ़ते आए हो। ठीक ना, ये बात समझ में आई। तो पहला केस ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो कहाँ पर मास चेंज हो रहा है, कहाँ पर मास कांस्टेंट है। ठीक ना, कहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही, कहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कहाँ पर दोनों चेंज हो रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है न्यूटन सेकंड लॉ के एप्लीकेशन में। ओके, अब इसके बाद हम सेकंड केस बात करते हैं। चलो देखिए केस सेकंड क्या है। अब केस सेकंड में न्यूटन साहब फेल होने जा रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ फेल होगा। चलो देखें कब ऐसा होता है। देखिए ये केस सेकंड का पहला डायग्राम है। ये कोई एक बॉडी है, यम इसका मास है, v मीटर पर सेकंड से जा रही है। देखिए ये यम मास की एक बॉडी है, v मीटर पर सेकंड से जा रही है। अब यहाँ पर क्या है, इसकी स्पीड देखिए v लेस देन c है, मतलब v मच लेस देन c है। यहाँ c क्या है, लाइट की स्पीड है। c क्या है, लाइट की स्पीड है। और लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जो बॉडी अगर दो बार ऐसे साइन लगा हो, इसका मतलब हो गया इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हो, ये बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, इसका मतलब ये हुआ। तो अगर v की वैल्यू
मतलब इस ऑब्जेक्ट के स्पीड की वैल्यू लाइट की स्पीड से बहुत कम है, मतलब 10⁶ मीटर पर सेकंड तक हो तो चल जाएगी। तो जब जो ऑब्जेक्ट के ऊपर आप न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करने जा रहे हो वो मोशन में है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी है कि लाइट के कंपैरिजन में उसकी स्पीड को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। मान लो कोई बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है और लाइट की स्पीड है 3 लाख मीटर पर सेकंड, तो आप 20 को 3 लाख के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हो ना। तो ये वाला केस है। तो ऐसे केस में बॉडी का मास कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है और मास चेंज नहीं होता है। तो जब तक किसी बॉडी की स्पीड 10⁶ मीटर पर सेकंड से कम रहती है तब तक उसका मास चेंज नहीं होता है और उसके मास को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। अब आप F = ΔP/ΔT है, ये तो मास कांस्टेंट हो गया, तो मास को बाहर ले लिया, m∆V/ΔT लगा दोगे, ma आ जाएगा। न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड होगा, ठीक ना। मीन्स न्यूटन साहब फेल नहीं होंगे। लेकिन अब देखिए सेकंड केस, ये एक बॉडी है, देखिए v मीटर पर सेकंड से जा रही है और b देखिए अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है? c के ना। c क्या है? लाइट की स्पीड है। c क्या है? लाइट की स्पीड है। अब देखिए ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के लगभग कंपेरेबल में है ना। तो जब जो ऑब्जेक्ट चल रही है उसकी स्पीड लगभग लाइट की स्पीड के बराबर होगी। अब कहोगे सर ऐसी कौन सी ऑब्जेक्ट होती है बताओ जो लगभग लाइट की स्पीड से चले? आप तो चल नहीं सकते हो, मैं तो चल नहीं सकता हूँ, ट्रक तो चल नहीं सकती है, कार तो चल नहीं सकती है, ट्रेन तो चल नहीं सकती है, रॉकेट प्लेन तो चल नहीं सकते हैं, फाइटर प्लेन तो चल नहीं सकते हैं। तो कौन चलेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, ये जो होते हैं इनकी स्पीड लगभग लाइट की स्पीड के कंपेरेबल होती है। तो मीन्स वह बॉडी जिनकी स्पीड लाइट के बराबर होती है। जैसे यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, ये v क्या है? इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, ये होती है 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड मीन्स लाइट की इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड का 1/10 पार्ट होती है। अल्फा पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड का 1/100 पार्ट होती है। तो जहां पर ऐसे पार्टिकल आ जाते हैं, ऐसी बॉडी आ जाती हैं, वहां पर मास कांस्टेंट नहीं रहता है, वहां पर मास कांस्टेंट नहीं रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई बॉडी लाइट के लगभग स्पीड से चलने लगती है तो उसका मास फिक्स नहीं रहता, उसका मास चेंज होता रहता है, वो मास बढ़ जाता है, मास इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए आपका मास 60 kg है, अब आपके पापा कहते हैं या मम्मी कहती हैं मेरे बेटे का मास इंक्रीज कर दो, मैं आपसे पैसा ले लूंगा, आपको एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट डिजाइन करूंगा जो लगभग लाइट की स्पीड से चला होगा, उसमें आपको बैठा दूंगा तो आप 80 kg के हो जाओगे, मास आपका इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो मीन्स जब भी कोई बॉडी लाइट की स्पीड से चलती है, लगभग लाइट की कंपेरेबल स्पीड से चलती है, तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है, मास बढ़ जाता है। अब देखिए इस केस में न्यूटन लॉ फेल हो जाएगा, न्यूटन लॉ अप्लाई नहीं होता, न्यूटन साहब फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर न्यूटन फेल हुए और कहीं फेल नहीं हुए। तो याद रखना न्यूटन साहब कहाँ फेल होंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट के लगभग स्पीड से चलने लगेगी। अब ऐसी स्पीड को कहते हैं रिलेटिविस्टिक स्पीड। क्या कहते हैं? रिलेटिविस्टिक स्पीड। क्या कहते हैं? रिलेटिविस्टिक स्पीड। और इस सारी फिजिक्स को किसने डिस्कस किया था? आइंस्टीन साहब ने। किसने? आइंस्टीन साहब ने। कहाँ के थे? जर्मनी के। बाद में कहाँ जाके सेटल्ड हो गए थे? अमेरिका में, यूएसए में। तो देखिए इस केस में मास उसका कांस्टेंट नहीं रहता, मास इंक्रीज होता है। क्या होता है? मास इंक्रीज होता है और न्यूटन का सेकंड लॉ फेल हो जाएगा, न्यूटन का सेकंड लॉ फेल हो जाएगा। चलो देखिए, अब हमने मान लिया कि ये कोई बॉडी है, देखिए ये कोई बॉडी है और इसकी स्पीड देखिए लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम है ना, बहुत कम है ना। इस समय इसका जो मास है इसको m0 हमने लिखा है, इसको क्या पढ़ते हैं? m0। क्या पढ़ते हैं? m0। ये रेस्ट मास कहलाता है। क्या कहलाता है? रेस्ट मास कहलाता है। अब जब ये बॉडी देखिए v स्पीड से चलने लगी, v स्पीड से, किसने? v स्पीड से, और v लगभग लाइट के बराबर है, लाइट के लगभग बराबर है। तो इस केस में इसका मास इंक्रीज कर रहा। क्या? मास इंक्रीज कर रहा, मास बढ़ गया, m ग्रेटर देन m0 हो गया, m ग्रेटर देन m0 हो गया, मतलब ये वाला मास इससे ज्यादा हो गया। इसका मतलब हो गया कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है
और उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के लगभग बराबर हो तो उसका मास बढ़ जाता है, उसका मास इंक्रीज हो जाता है। ओके, और इसको बड़े हो जाओगे तो बताएंगे मास डायलेशन कहते हैं। मास डायलेशन, डायलेशन मीन्स बढ़ना। तो यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ फेल हो जाता है, यहाँ पर न्यूटन का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। एक और बात यहाँ पर सोच लें, इसका मतलब ये हो गया, देखिए इसका मतलब सेकंड लॉ तभी वैलिड होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ तभी लगेगा जब v लेस देन c हो। मतलब उस ऑब्जेक्ट जिस पर आप न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हो उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम हो, तब लगेगा। दूसरा, बॉडी का मास कांस्टेंट हो, क्या हो, मास कांस्टेंट हो, मास चेंज ना हो रहा हो, क्योंकि अगर मास चेंज होगा तो आपको जनरल लॉ लगाना पड़ेगा। तो अगर ये दो बातें हैं तो न्यूटन साहब पास हो जाएंगे, उनका सेकंड लॉ लगेगा। अगर ये दो बातें नहीं तो न्यूटन साहब फेल हो जाएंगे, ठीक ना, उनका सेकंड लॉ नहीं लगेगा। तो इसको बोलते हैं न्यूटन लॉ की कमियां या लिमिटेशंस ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ या ड्रॉबैक ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ बोलते हैं इसका बच्चों। एक बात और, एक क्वेश्चन उठता है, एक बात और दिमाग में उठता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन और एग्जांपल्स ऑफ सेकंड लॉ इन आवर डेली लाइफ। हम अपने डेली लाइफ में सेकंड लॉ का एग्जांपल कहाँ कहाँ देखते हैं, क्या हम अपनी डेली लाइफ में सेकंड लॉ का एग्जांपल कहाँ कहाँ देखते हैं? तो देखिए हमारे डे टू डे लाइफ में ढेर सारे ऐसे एग्जांपल है जो न्यूटन सेकंड लॉ पर है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जब जो बॉलर होता है, बॉलर जब क्रिकेट ग्राउंड में बॉल को कैच करता है तो आप कैच करते समय देखिए वो बॉल को ऐसे पकड़ करके अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। ऐसा वो क्यों करता है? देखिए F इक्वल टू है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। जब वो अपने हाथ, देखिए फोर्स जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, फोर्स टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। टाइम ज्यादा होगा फोर्स कम लगेगा, टाइम कम होगा फोर्स ज्यादा लगेगा। अब जब वो बॉलर बॉल को कैच करता है और कैच कर करके अगर वहीं पकड़े रखेगा तो तुरंत उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और डेल्टा टी बहुत कम होगा, तो उसके हाथ पर फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, उसको चोट लगेगी, वो हर्ट हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर उसने बाल को कैच किया और बाल को कैच करके ऐसे पीछे खींच लिया, जब बाल को ऐसे पीछे खींच लेगा तो टाइम बढ़ जाएगा, मीन्स वेलोसिटी के 0 होने में जो टाइम लग रहा है टाइम बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा, और फोर्स कम हो जाएगा तो उसके हाथ पर फोर्स कम लगेगा, हाथ पर फोर्स कम लगेगा तो उसको चोट कम लगेगी, ठीक ना। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, जब आप कार से जाते हो, पापा के साथ मम्मी के साथ कार से जाते हो तो कहते हैं कि सीट बेल्ट बांध लो। अब सीट बेल्ट क्यों बांधी जाती है, सेफ्टी बेल्ट क्यों बांधी जाती है, उसका कारण सुन लो, वो भी न्यूटन सेकंड लॉ पर है। बताया ना कि फिजिक्स आपके हर एक काम में है, सोते जगते उठते बैठते हंसते रोते हर जगह फिजिक्स है, बस आप उसको जानते नहीं हो इसलिए फील नहीं करते हो सकता है आप भी जान जाओ न्यूटन की तरह, जब एप्पल गिरे तो आप भी उसको डिस्कवर कर डालो या इन्वेंशन कर डालो। चलो देखो, अब सेकंड बात, जब हम सीट बेल्ट बांध लेते हैं, सीट बेल्ट बांधने पर अचानक अगर जो है वो ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, जब हम सीट बेल्ट बांधते हैं, सीट बेल्ट बांधने के बाद अचानक अगर ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा तो ब्रेक अप्लाई करने पर अगर हम सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे तो तुरंत हमारी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और हमारे वेलोसिटी 0 होने में टाइम बहुत कम लगेगा, हम पर फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा जर्क लगेगा और हम सामने वाले सीट से टकरा जाएंगे, चोट बहुत लग जाएगी। लेकिन अगर हम सीट बेल्ट बांधे होंगे तो जब वो ब्रेक अप्लाई करेगा, अचानक कोई एक्सीडेंट होगा तो फिर उस केस में हम सीट बेल्ट हमें पुश करेगी, हमें खींचेगी और हमारा टाइम बढ़ जाएगा, मीन्स सीट बेल्ट से हम स्ट्रेच होगी तो हमें तुरंत वो जो है हमारी वेलोसिटी को बढ़ने नहीं देगी, टाइम बढ़ा देगी, टाइम बढ़ जाएगा तो हम पर लगने वाला फोर्स जो है वो कम हो जाएगा, हमें चोट कम लगेगी। तो सीट बेल्ट जो है वो सेफ्टी बेल्ट है, मीन्स जब हम ड्राइवर ब्रेक से अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद अगर हम सीट बेल्ट नहीं बांधे होंगे तुरंत हम ऑल ऑफ सडन जाकर के सामने वाले दीवार से टकराएंगे और चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, टाइम इंटरवल बहुत कम होगा और हम पर फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। अगर सीट बेल्ट हम बांधे तो सीट बेल्ट स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच हो करके वो हमें रोकेगी और धीरे धीरे वो टाइम बढ़ा देगी हमें जाकर के वहां टकराने में, तो हमारा टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा तो हम पर चोट कम लगेगी। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया न्यूटन सेकंड लॉ का। तीसरा एग्जाम्पल,
अगर आप जो है हाई जंप कर रहे हो तो हाई जंप में एथलीट जो है नीचे कुशन डाल दिया जाता है या सैंड डाल दी जाती है, उस पर वो कूदता है। आखिर ऐसा क्यों करता है? हार्ड फ्लोर पर क्यों नहीं करता? जो है पक्की जमीन पर क्यों नहीं करता? हार्ड फ्लोर पर क्यों नहीं करता? इसका रीजन सुन लो। अगर वो हार्ड फ्लोर पर गिरेगा तो तुरंत की तुरंत उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और डेल्टा टी बहुत कम होगा, उसको बहुत ज्यादा चोट लगेगी, वो चोट लग जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर जो है वहां पर सैंड पड़ी है, कुशन पड़ा है, तो उस केस में जब वो गिरेगा तो कुछ धसेगा, कुछ दबेगी वो सैंड, और दबेगी तो उस केस में उसकी वेलोसिटी 0 होने में टाइम लगेगा, उसका टाइम बढ़ जाएगा, उस पर चोट कम लगेगी। ऐसा न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड है। इसी तरीके से जब जब कहीं आपको कांच के बर्तन भेजना हो, ग्लास वेयर भेजना हो या चीनी मिट्टी के बर्तन भेजना हो, तो उसको पेपर में पैक कर देते हैं और पैक करके भेजते हैं। इसलिए पैक करते हैं, इसलिए जो है आपका टाइम, जिससे जब कभी जर्क लगे या धक्का लगे तो उस केस में जो है वो आपका वो आपस में टकराए ना, टाइम बढ़ जाए तो वो टूटे ना। तो इस तरीके से आपके डेली लाइफ में बहुत ऐसी बातें हैं जो न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड है, लेकिन उसके लिए आपको न्यूटन बनना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, एप्पल अपने ऊपर गिराना पड़ेगा, तब उसको समझ पाओगे, ठीक ना? तो अब आपको ध्यान से सुनना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर तो आपके ऊपर एप्पल गिरेगा ही गिरेगा ना। ओके।